नमस्कार। एफपीयू बुलेटिन में आपका आज पुनः हार्दिक स्वागत है। हाल ही में देश ने स्वाधीनता की 76वीं वर्षगांठ मनाई है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस समारोहों के दौरान शासन प्रशासन द्वारा जिला स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक किसानों की आमदनी बढ़ाने के कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं पर कितना अमल हो पाएगा व इससे किसानों, कृषि व ग्रामीणों की इनकम कितनी बढ़ पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर पिछले लगभग 50 सालों में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं से किसानों की आमदनी में समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा कितना इजाफा हुआ है, आइए जान लेते हैं। पहले वर्ष 1970 में एक स्कूली शिक्षक की औसत मासिक वेतन 90 रुपये थी। वर्ष 2015 तक यानी 45 वर्षों में उनके मासिक वेतन में 280 गुनी से लेकर 320 गुनी वृद्धि हुई। इन 45 वर्षों में एक सामान्य सरकारी कर्मचारी के वेतन में 120 गुनी से 150 गुनी तक बढ़ोतरी हुई। इसी तरह इन 5 दशकों में एक कॉलेज के प्रोफेसर की औसत मासिक वेतन 150 गुना से 170 गुना तक बढ़ा। अब इन वर्षों में किसानों की आमदनी की गणना गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से करें तो उसमें मात्र 19 गुना ही वृद्धि हो पाई। इस बीच खाद, बीज, डीजल, बिजली, जुताई, सिंचाई व फसल हार्वेस्टिंग में कई गुनी वृद्धि हो गई। नीति आयोग ने भी हाल ही में माना है कि हाल के वर्षों में कृषि आय में वृद्धि लगभग शून्य रही है। आइए एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। 1984 से 2016 के बीच सरकार के कर राजस्व में भी 50 गुनी बढ़ोतरी हुई है। कहने का आलम मतलब ये है कि सभी तबके की आमदनी बढ़ रही है, मगर किसानों की उपज का समुचित मूल्य नहीं मिलने से उनकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। देखिए, महंगाई नियंत्रण के लिए कोई भी सरकार किसानों की उपज का बाजार मूल्य नियंत्रित करके ही रखती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव भी तो लड़ने हैं। लिहाजा देश की आज़ादी के बाद भी खेती किसानी के दुर्दिन खत्म नहीं हुए हैं। मजबूरीवश लोग खेती किसानी छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव श्रमिक सप्लाई के केंद्र बन गए हैं, मगर न तो सभी के लिए शहरों की ओर पलायन करना संभव है और न ही शहर इस विशाल आबादी का भरण पोषण करने में सक्षम है। उम्मीद है अब खेती किसानी और गाँवों की वर्तमान दशा के कारणों के बारे में आपके जहन में कोई किंतु परंतु नहीं बचा होगा। अब यह भी क्लियर हो गया कि अब किसानों व ग्रामीणों के समक्ष 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला यह कि वह जीवन भर अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हुए गुजर बसर करें, या फिर दूसरा रास्ता है कि अपनी किस्मत की लकीरें बदलने के लिए पूरे जी जान से अपने कर्तव्य पथ पर निकल पड़े। तो चलिए, किस्मत की लकीरें बदलने वाले इस दूसरे रास्ते पर हम भी आपके साथ चलते हैं। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और गुनिए। विश्वास कीजिए, सचमुच आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब सबसे पहले आप संगठित हो जाइए एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठन के रूप में। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के कृषि जन्य उत्पादों पर आधारित एक क्लस्टर बना लेना है। वह चाहे अनाज वाली फसलों का हो, या उद्यानिक फसलों का हो, या दूध हो, या पोल्ट्री हो, या मछली हो, या किसी अन्य प्रकार के खाद्य उत्पाद का क्लस्टर हो सकता है। इससे उत्पादन लागत कम हो जाएगा, खाद, बीज, बुआई, सिंचाई, हार्वेस्टिंग और भंडारण आदि आसान हो जाएगा। उत्पादन से लेकर हार्वेस्टिंग तक की विधियों के बारे में आपको भली भांति पता है, इसलिए इस विषय में हमको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रकार के क्लस्टर बना लीजिए विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग करने के लिए। आज पूरी दुनिया प्रोसेस्ड व पैकेज्ड कृषि उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में इसकी बढ़ रही है। भारत में प्रोसेस्ड व पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की बाजार प्रति वर्ष लगभग 15% की दर से बढ़ रहा है। अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ ने हाल ही में जानकारी दी है कि खाद्य व पेय पदार्थों की पैकेजिंग उद्योग के वर्ष 2029 तक 86 अरब डॉलर तक बढ़ जाने की उम्मीद है। जाहिर है, प्रोसेसिंग क्षेत्र में कदम बढ़ाने से कृषि उपज का भरपूर लाभ किसानों को तो मिलेगा ही। यह उद्यम सदाबहार भी है। अपने अप्रत्याशित कोरोना महामारी के काल में लगाए गए दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन के दौरान भी देखा कि खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री बंद नहीं हुई। मैं समझ रहा हूँ कि आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि यह सब तो ठीक है, मगर
प्रोसेसिंग उद्यम की स्थापना, पैकेजिंग, ब्रांडिंग व मार्केटिंग आदि कार्यों के लिए पूंजी कहाँ से आएगी, तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा, इन सब कार्यों के लिए मार्गदर्शन व हैंड होल्डिंग सपोर्ट कौन प्रदान करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए अब इसका भी समाधान कर लिया जाए। देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कई योजनाएं संचालित हो रही है। आज उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आपको अवगत कराएंगे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, अर्थात प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। इस योजना का कोई संक्षिप्त में PMFME कहते हैं। दरअसल यह योजना फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक उद्यमियों, किसानों व बेरोजगार युवक युवतियों के उद्यम स्थापना, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण व वित्त पोषण सहित हेड होल्डिंग सपोर्ट के लिए ही संचालित की जा रही है। अब इसकी पात्रता की बात करें तो कोई भी FPO या सहकारी समिति या स्व सहायता समूह या व्यक्तिगत उद्यमी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस योजना के लिए जो तकनीकी सहायता की बात है, जिससे आपको मार्गदर्शन मिले, सबसे बड़ी बात है कि ऋण कैसे मिलेगा, अनुदान कहाँ से आएगा, प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तमाम तरह की जानकारी के लिए हर जिले में एक DRP का कुछ DRP का प्रतिनिधित्व किए गए हैं, बहुत सारे जिला के अनुसार, कुछ जिले में ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो आज इसके बारे में आपको तकनीकी सहायता कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रेनर हैं मंजीत पांडे जी, उनको आमंत्रित किए हैं। पांडे जी, आप आइए और आपका YouTube चैनल FPO बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। जी, सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। पांडे जी, आपको PMFME योजना के बारे में आपसे जानकारी हासिल करनी है कि PMFME योजना के आप देख रहे थे, हम बता रहे थे अपने किसानों को, उद्यमियों को। तो ये बताइए कि ये किसान जो खेती किसानी करता है, वो नहीं जानता कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो न ऑनलाइन कोई जानता नहीं है, या बेरोजगार युवक है, युवती समझता है कि प्रोजेक्ट बनाने में कहाँ से पैसा लगाएंगे। ये तमाम तरह की चीज़ को उसको समस्याएं आती है, उसको जरूरत होता है, वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आपके स्तर से किस तरह की सहयोग मिलता है, आप बताएं। जी, पहली बात है, ये PMFME स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसमें से टर्म लोन पे 35% का अनुदान है, जो कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति हो जो कि अपना स्वरोजगार करके अपना एक यूनिट सेटअप करना चाहते हों, तो इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन का लिंक होता है ये PMFME MOFPI होता है, और इस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद ये मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड, LPG कनेक्शन। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, जो कि इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जाता है, और बाकी का इसमें 35% का अनुदान है। अच्छा, ये बताइए कि कोई व्यक्ति, आप जो पेपर बताए वो व्यक्ति के लिए बताए, लेकिन कोई FPO आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या उसकी प्रक्रिया है? FPO के लिए इसमें होता है कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन होता है, जिसमें से कुछ उद्यमी होते हैं, 5 से 10 अपना एक संगठन बनाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए GST होता है, उसके बाद फूड लाइसेंस, FSI लाइसेंस हो जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिससे के साथ ये अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, कहने का है कि जैसे आपका अगर FPO के आप हैं, तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, MOA है, AOA है, या उसके अलावा आपको एक रेजुलेशन पास करनी होती है, और जो आपके अच्छी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप पहले से अगर फूड प्रोसेसिंग में है तो आपने लाइसेंस लिया है, चाहे मापतौल विभाग का हो, चाहे FSI का हो, ये सब जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने होते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे आपका ऑडिट हो सकता है, या आपका और भी कुछ पेपर आप चाहते हैं आपके पास उपलब्ध हो, लगा सकते हैं। और इसके अलावा कोई स्व सहायता समूह चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। जी जी। तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
देखिए सर, पहला बात है कि ये पीएमएफएमई स्कीम है। पहला तो इसमें इंडिविजुअल ही होता है। इंडिविजुअल के साथ साथ इंडिविजुअल में तो 35% टर्म लोन पे सब्सिडी है। अगर कोई पैक्स या एफपीओ ग्रुप आवेदन कोई भी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 करोड़ तक का अनुदान है इसमें। ध्यान से सुनिए कि अच्छा, अधिकतम कितना का अप्लाई कर सकते हैं? 10 करोड़ अधिकतम 9 करोड़ तक हो जाएगा। अधिकतम 9 करोड़ तक के लिए कोई भी एफपीओ अप्लाई कर सकता है। ओनली फॉर ग्रुप एप्लीकेशन, पैक्स और ये एफपीओ और इसमें उनको अधिकतम अनुदान 3 करोड़ तक का मिल सकता है। जी, 3 करोड़ तक है। अच्छा, लेकिन कोई व्यक्तिगत उद्यमी है तो उसके लिए संभवतः 10 लाख तक का ही अनुदान मिलता है। ऐसे में ये होता है ना कि कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहते हैं, अपना का स्वरोजगार करके अपना खुद का मालिक बनना चाहते हैं, तो विदाउट मॉर्गेज के 10 लाख पे वो अप्लाई होगा और वो बैंक द्वारा ऋण आसानी से स्वीकृत हो जाती है। तो आपके स्तर से किस तरह की सहयोग प्रदान किया जाता है किसानों को चाहे एफपीओ को? हमारे स्तर से अगर कोई बेरोजगार भाई बहन कोई भी हो तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ संपर्क कर सकते हैं, जिनका पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको क्या चीज़ का यूनिट सेटअप करना है और यूनिट सेटअप करने के लिए उनको कितने एरिया में शेड स्थापित करना है, उनको क्या क्या मशीन सेटअप करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, इससे पूरा इंक्वायरी लेने के बाद इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल सबमिट किया जाता है 10 लाख के अंदर, जो कि बैंक द्वारा डीआरपी द्वारा अप्रूवल होगा, जो उसके बाद ये डीआईसी से सेकंड स्टेज में वो अप्रूव किया जाता है। पहला हो गया डीआरपी, सेकंड हो गया हमारे जिला उद्योग केंद्र डीआईसी लेवल यानी कि जीएम सर के माध्यम से अप्रूवल होगा। उसके बाद 2 स्टेज अप्रूवल होने के बाद वो फाइनली बैंक में फॉरवर्ड हो जाएगा और वहाँ से एप्लीकेंट को बुलाया जाएगा, उनका क्या प्रपोजल आया उसके बाद बैंक द्वारा उनको एक बार साइट विजिट किया जाएगा और अगर वो एप्लीकेंट करने योग्य हैं बैंक द्वारा ये इंक्वायरी करने के बाद तो उनका स्वीकृत कर दिया जाता है। अच्छा, कोई एफपीओ या कोई व्यक्तिगत उद्यमी अगर आप सीवान जिले से हैं, सीवान जिले का हैं तो आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे सकते हैं, तो बता दीजिए कम से कम वो संपर्क कर ले आपसे। मेरा नाम मंजीत पांडे है और हम यहाँ सीवान और छपरा 2 जिला को देखते हैं, विशेषकर पीएमएफएमई स्कीम में। इस जो कि मेरा मोबाइल नंबर है 700044172827 744172827। यानी आप समझ गए कि इस योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई होता है और उन्होंने पोर्टल ही बता दिया कि www.pmfmi.moffi.gov.in और साथ ही साथ आपको हर तरह का मार्गदर्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, तकनीकी सहायता के लिए हर जिले में जो डीआरपी होते हैं, जिससे सीवान गोपालगंज ये देखते हैं, हालांकि उनसे डीआरपी से भी ऊपर इनका पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर है ये, इनके अंतर्गत डीआरपी काम करते हैं, तो वहाँ से हर तरह का सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि जो बैंक जो लोन इनको मिलता है, कोई अप्लाई करते हैं उनके लिए क्या कुछ मॉर्गेज भी रखना पड़ता है या फिर कुछ मार्जिन मनी कुछ रखना पड़ता है, उसके लिए क्या? इसमें ऐसा है कि मॉर्गेज का तो 10 लाख में कोई प्रावधान नहीं है। 10 लाख से जैसे इनका टर्म लोन ज़्यादा चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वैसे ही इनको मॉर्गेज करना पड़ेगा। तभी बैंक को चाहिए सिक्योरिटी कि पहला बैंक क्या देखता है लोन देने के टाइम में कि जिस उद्यमी को हम पैसा दे रहे हैं वो उद्यमी क्या वो रिटर्न कर पाएगा उतना पैसा। ईएमआई तो एक फिक्स हो जाएगा, तो बैंक उसी व्यक्ति को देते हैं जो कि वायबल प्रोजेक्ट उनको लगता है कि ये वायबल है और ये ईएमआई जो भी है वो रिटर्न टाइमली आ जाए। यानी इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक बैंक ऋण मिलता है और सपोर्ट किया जाता है जिला उद्योग केंद्र से। 35% अनुदान सहायता है। व्यक्तिगत उद्यमी के लिए 10 लाख तक के लिए आवेदन हो सकता है, उसके लिए कोई मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं होती है। और कोई एफपीओ को अभी 10 करोड़ तक अप्लाई कर सकते हैं। जी, 9 करोड़ तक 9 करोड़ तक और उसमें उनको अधिकतम 3 करोड़ तक का उनको अनुदान मिलता है। डॉक्यूमेंट के बारे में आप समझ ही क्या होंगे। नंबर हर जिले में होते हैं, डीआरपी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप सीवान छपरा से बिलोंग करते हैं तो सर अपना नंबर दिए हैं, आप संपर्क किया जा सकता है।
अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता ही दिए। तो इसके अलावा आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या समझ नहीं पा रहे हो तो आप जिला उद्योग केंद्र में जाएंगे, अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे डीआरपी या संबंधित जो अधिकारी होंगे आपको बता देंगे। आप संबंधित वेबसाइट पर भी चले जाएंगे, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा की है, उस पर भी जाएंगे और अवलोकन कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी है राष्ट्रीय स्तर पर, इसका नंबर नोट कर सकते हैं 01302281089। यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो यानी आपको मदद करने के लिए तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, व्यक्ति उपलब्ध हैं। अब आपको सहायता लेनी है, आगे बढ़नी है जीवन में, तो आपको एक कदम बढ़ाने होंगे, घर से निकलना होगा और साथ ही साथ अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, बड़े उद्यमी बनना चाहते हैं, अपने कारोबार को बेहतर लाभार्जन के योग्य करना चाहते हैं, तो पीएमएफएमई बहुत ही अच्छी योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, आपके सपनों को साकार करने वाली योजना है। तो आपके तो विकास होगा ही, यानी आपको रोजगार मिलेगा ही, आप दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं। यानी जो आपके मन में जो भावना है सर्विस सीकर की, वो सर्विस सीकर न कर आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। साथ ही साथ गांव में बुनियादी अवसंरचनाओं का निर्माण होगा, क्षेत्र का विकास होगा, गांव का विकास होगा। जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, तभी हमारा राष्ट्र भी 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इसमें आपका अहम रोल होगा। तो पंडित जी आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जी जी। और इसमें एक बात और बताना चाहेंगे जी, पीएमएफएमई ओनली फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ही है। इसमें खाद्य पदार्थ मनुष्य और जानवर, आपके मन में जो आता है कि मनुष्य ये चीज़ खा सकते हैं और ये रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग करके खाद्य पदार्थ ये रेडी कर सकते हैं, या मनुष्य या जानवर जो चीज़ खा सकते हैं, जैसे कि पशु खाते हैं केटल फीड, या फिश क्या खाते हैं, फिश फीड खाते हैं। तो वैसे आप कोई भी प्रोसेसिंग करके फूड रेडी कर सकते हैं। उसी को ये पीएमएफएमई स्कीम द्वारा इसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तहत माना जाता है। यानी फूड प्रोसेसिंग के इस योजना हम लोग पीएमएफएमई की इसकी चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर कोई भी खाद्य पदार्थ चाहे आदमी के लिए हो या जानवर के लिए है, वही इसके अंदर आच्छादित है। तो जाहिर है आपकी मन में कोई भ्रम होगा, शंका होगा, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। आप संबंधित विभाग में जाइए, संबंधित अपने जिले के डीआरपी संपर्क कर लीजिए, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तो पांडे जी आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्ते।